नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे सेंसस से संबंधित, दूसरे नंबर पे ओकस से संबंधित। ओकस से संबंधित देखो 2 आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो इस आर्टिकल में जो नए पॉइंट्स हैं ना वो हम निकाल के डिस्कस करेंगे, पुराने पॉइंट्स नहीं डिस्कस करेंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरे नंबर वाला आर्टिकल ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रिकमेंडेशन एल्गोरिथम, जैसे यूट्यूब पर आप कुछ भी देखते हो रिकमेंडेशंस आने लगती है उस कंटेंट से संबंधित, इसको रेगुलेट करने के लिए चाइना ड्राफ्ट रूल्स लेकर आया है। तो ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट भी है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सेंसस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो आपको पता है हर 10 साल में एक बार हमारे देश में सेंसस कंडक्ट होता है, लेकिन इस बार नहीं कंडक्ट हो पाया। क्यों? कोविड के चलते। राइटर बोलते हैं सारे काम हो गए, इलेक्शंस भी कंडक्ट हो गए, इलेक्शन से पहले रैलीज में लाखों लोग भी जमा हो गए, तो फिर सेंसस कंडक्ट करने में क्या दिक्कत थी? सेंसस भी कंडक्ट कर लेते, जो कि देश में पॉलिसी मेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे तो अब सेंसस जिस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है उसके तरीके में बदलाव होना चाहिए। पूरी तरह से अगर डिजिटल सेंसस कंडक्ट होता है तो इससे बेहतर क्वालिटी इंश्योर होगी, कवरेज भी इंक्रीज हो सकेगी और क्विक रिजल्ट्स भी आएंगे। लेकिन अभी तक देखो सरकार ने डिसाइड नहीं किया है पूरी तरह से सेंसस कैसे कंडक्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे इश्यूज़ को लेकर कन्फ्यूजन और ज़्यादा पैदा हो गई है। जैसे कास्ट को काउंट किया जाए या फिर ना किया जाए सेंसस में, मतलब किस कास्ट के कितने लोग हैं, इसको लेके काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स डिमांड कर रहे हैं। तो अभी कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है। देखो एक समय था जब सेंसस के डेटा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता था पॉलिसी मेकिंग में आज़ादी के बाद, बट आज क्या हुआ है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, जैसे देखो लेबर मिनिस्ट्री अलग से डेटा कलेक्ट करती रहती है सर्वे की सहायता से, एम्प्लॉयमेंट संबंधित, अनएम्प्लॉयमेंट संबंधित। इसके साथ साथ एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो भी लिटरेसी संबंधित डेटा अलग से कलेक्ट करती रहती है, कोई सर्वे करवा के। काफ़ी सारे एनजीओज हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए सेंसस के डेटा की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं रह गई है जितनी पहले हुआ करती थी। समझ गए? मतलब अब पीरियोडिकली इंडिविजुअल जो मिनिस्ट्रीज है ना वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं अपने आप से, कोई सर्वे कंडक्ट करवा के, तो वो सेंसस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है पॉलिसी मेकिंग के लिए। दूसरा देखो सेंसस में लिमिटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होता है। सरकार बहुत समय तक तो वो इंफॉर्मेशन डिक्लेयर ही नहीं करती, पब्लिक में अनाउंस ही नहीं करती। सरकार देखो जो भी हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, वो ना अपना फ़ायदा नुकसान देखती है कि सेंसस का ये डेटा पब्लिक डोमेन में रिलीज़ किया गया तो हमारे वोट बढ़ेंगे घटेंगे, उसके हिसाब से वो सेंसस का डेटा पब्लिक में रिलीज़ करती है। जैसे 2011 में इंटरनल माइग्रेशन से संबंधित जो डेटा था वो देखो 2017 में रिलीज़ किया गया, और ये तब था जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने ये सोचा कि मैं इकोनॉमिक सर्वे में एक इंटरनल माइग्रेशन के ऊपर चैप्टर लिखता हूँ, तब जाके 2011 का इंटरनल माइग्रेशन संबंधित सेंसस डेटा है ना वो रिलीज़ किया गया। अब तो देखो सेंसस कंडक्ट होता है ना, सेंसस के रिजल्ट की 2 चीज़ें पॉलिसी मेकर्स को अट्रैक्ट करती हैं। एक तो देखो सेक्स रेशियो देश में कितनी है, कहाँ पे कौन से राज्य में सेक्स रेशो इम्प्रूव हुई या फिर और ज़्यादा ख़राब हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा वर्क पार्टिसिपेशन, जैसे महिलाओं का वर्क फोर्स यानी लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कितना है, रूरल एरियाज़ में कितना है, अर्बन एरियाज़ में कितना है। ये 2 चीज़ें पॉलिसी मेकर्स को सेंसस से अट्रैक्ट करती हैं। बाकी तो सेंसस का जो रिज़ल्ट है वो पॉलिसी मेकर्स बहुत कम यूटिलाइज़ करते हैं। लास्ट में जो अलग से माइनॉरिटीज़ और कास्ट सेंसस कंडक्ट करने की बात की जा रही है उसको लेकर राइटर कहते हैं देखो काउंट ये होना चाहिए सेंसस में कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनका एजुकेशन स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है। तो कोई भी पर्सन हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी माइनॉरिटी, मतलब कोई भी माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कहीं से भी वो हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, उसका स्टेटस इंप्रूव करना ज़रूरी है। यानी जिस भी पैरामीटर में वो लैग कर रहा है ना वो एड्रेस करना जरूरी है। अगर देखो इस प्रकार से अलग अलग आइडेंटिटीज़ का डेटा इकट्ठा किया जाने लगा, आज कास्ट की बात हुई है, कल माइनॉरिटी की, कल किसी और आइडेंटिटी की, तो ये चीज़ें जो है ना देश को डिवाइड करने वाली होती हैं और इससे
अगर ये पता लगता है कि पर्टिकुलर कोई भी कम्युनिटी है जैसे XYZ, उनकी सिचुएशन ख़राब है, उनका हेल्थ स्टेटस ख़राब है, एजुकेशन स्टेटस ख़राब है, तो फिर ना कुछ लोगों को लगता है कि वो उस कम्युनिटी से हैं, इसी वजह से उनका स्टेटस ख़राब है। फिर रिजर्वेशन की मांग भी होने लगती है, फिर और ज़्यादा डिविजन्स आ जाती हैं सोसाइटी में। तो इससे अच्छा तो ये है ना, आप हर एक सिटीजन का स्टेटस हासिल करो और आपकी कोशिश होनी चाहिए हर एक वो सिटीजन जो किसी ना किसी पैरामीटर में लैग कर रहा है उसकी सिचुएशन को अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। ये राइटर का सजेशन है। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर एक बात ये बोलते हैं, देखो सरकार का सेंसस कंडक्ट करते वक्त फोकस इस बात पे होना चाहिए कि कोई पर्सन किसको मतलब कितना सरकार की स्कीम्स का लाभ मिल पाया है या फिर नहीं मिल पाया है, उसकी सिचुएशन अपलिफ्ट नहीं हो पाई है, इस पर होना चाहिए, ना कि इस पर कि वो इस कास्ट का है इस वजह से उसकी सिचुएशन अपलिफ्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि देखो सरकार की जो भी स्कीम्स होती हैं वो कोई कास्ट या फिर धर्म देख के नहीं होती, वो देश के सभी सिटीजन्स के लिए होती हैं। तो ये हमने छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया सेंसस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ओकस को लेके है। ये जो नया ग्रुप बना है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इस ओकस के बनने से क्वाड की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाएगी। क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाली है वाशिंगटन में। प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस मीटिंग को होस्ट करने जा रहे हैं। 24 सितंबर को ये मीटिंग होगी, यानी आज से 2 दिनों के बाद। बट वो राइटर जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो कहते हैं नहीं, ओकस के बनने से क्वाड की इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। वो एग्जांपल्स देते हुए कहते हैं यूके का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का फ्लैगशिप HMS क्वीन एलिजाबेथ, ये देखो जापान पहुंचा पिछले हफ्ते एक्सरसाइज कंडक्ट करने के लिए। इससे पहले HMS क्वीन एलिजाबेथ ने इंडिया में, मलेशिया में और सिंगापुर में आके एक्सरसाइज कंडक्ट की और वो साउथ चाइना सी के डिस्प्यूटेड वाटर से भी गुजरा। अगस्त 26 से लेकर 29 के बीच मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, जिसमें 4 देश हैं। कौन कौन बताइए? ये क्वाड वाले ही हैं, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इसी साल अप्रैल में फ्रांस ने इन 4 देशों के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में एक मल्टीनेशन नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। ये सब एग्जाम्पल्स हमें क्या बताते हैं? देखो ये सब एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में बायलेटरल लेवल पर, ट्राइलेटरल लेवल पर, मल्टीलेटरल लेवल पर काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो इमर्ज होके आ रही हैं। लेकिन इन सभी अरेंजमेंट्स का एक मकसद है कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, क्योंकि चाइना की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया है। और जब भी देखो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होता है ना, मान लीजिए एक पावर बहुत बड़ी हो जाती है, ये चाइना बहुत बड़ा हो गया, फिर काफ़ी सारे देश एक साथ आते हैं चाइना का मुकाबला करने के लिए ताकि बैलेंस इस्टेब्लिश किया जा सके। अकेला इंडिया अगर चाइना का सामना नहीं कर सकता तो लाइक माइंडेड जो कंट्रीज़ हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ मिल के इंडिया चाइना का मुकाबला करना चाहेगा। यह हमेशा होता है, ये बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट है। एक भी पावर अगर कोई बहुत बड़ी हो जाती है तो कई सारी पावर्स एक साथ आ जाती हैं उस बड़ी हुई पावर का सामना करने के लिए। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो अभी तक क्वाड एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन जब तक क्वाड कोई प्रकार का मिलिट्री रोल नहीं अपनाएगा तब तक क्वाड की जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ सकेगी। वैसे देखो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की एग्रेसिवनेस को देखते हुए ज़्यादातर देशों ने अपना जो डिफेंस बजट है, जिनको चाइना से खतरा है, उन्होंने अपना डिफेंस बजट इंक्रीज कर दिया है। जैसे 2022 के फिस्कल ईयर के लिए जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बजट प्रपोजल रखा है $50 बिलियन का, यानी पिछले साल के अपेक्षाकृत 2.6% ज़्यादा। पहले देखो जापान ने जो ट्रेडिशनल लिमिट लगा के रखी थी कि हम हमारी GDP का 1% से ऊपर डिफेंस पर खर्चा नहीं करेंगे, वो जो लिमिट है ना सिर्फ जापान ने बल्कि कुछ और देशों ने भी अपना के रखी थी। बट अब ये लिमिट जो है वो विभिन्न देश तोड़ रहे हैं चाइना की थ्रेट का सामना करने के लिए। जापान का एक डिफेंस वाइट पेपर रिलीज हुआ जिसमें पहली बार इस फैक्ट पर ध्यान दिया गया, मतलब इस फैक्ट को हाईलाइट किया गया कि ताइवान के आसपास जो भी डेवलपमेंट हो रही है
उसको ध्यान में रखा जाए, क्योंकि देखो ताइवान के आसपास चाइना बहुत एग्रेसिवनेस शो कर रहा है। जैसे चाइना के जो शिप्स हैं वो ताइवान के टेरिटोरियल वाटर के आसपास घूमते रहते हैं, इवन एयरक्राफ्ट भी। तो ये एग्रेशन है। जापान को भी पता है आज अगर नंबर ताइवान का है तो कल को हमारा भी नंबर आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने ये 9वां साल है लगातार ऑस्ट्रेलिया ने जब अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज किया हो। 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया ने 34.84 बिलियन यूएस डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, 34.84 बिलियन डॉलर्स डिफेंस के लिए एलोकेट किए, जो कि पिछले साल के अपेक्षाकृत 4.1% ज़्यादा थे। ये जो ओकस पैक्ट साइन हुआ है ना, इससे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेगी। लेकिन देखो 8 सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी यूएसए से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और पहली सबमरीन तो 2040 या फिर उससे थोड़ा पहले या थोड़ा ज़्यादा मिल पाएगी। बात देखो ये नहीं है सबमरीन कब मिलेगी, बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया इतना पैसा खर्चा करके इतनी एडवांस्ड सबमरीन परचेज कर रहा है। मतलब पहले देखो ऑस्ट्रेलिया इतना ज़्यादा डिफेंस में इंटरेस्ट नहीं लेता था, बट अब चाइना की एग्रेशन के चलते ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है और इंडो पैसिफिक रीजन में एक बड़ी मैरीटाइम पावर के रूप में ऑस्ट्रेलिया उभरना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया में ना ये डिबेट चलती रहती थी कि चाइना को क्या समझा जाए, चाइना को सिर्फ ट्रेड के नज़रिए से देखा जाए या फिर सिक्योरिटी थ्रेट के नज़रिए से देखा जाए। अब ये डिबेट जो है पूरी हो गई है। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सरकार आएगी वो चाइना को सिर्फ ट्रेड के नज़रिए से नहीं देख सकेगी, वो सिक्योरिटी थ्रेट के नज़रिए से भी देखेगी। वैसे देखो चाइना ने तो क्रिटिसाइज़ किया है ओकस को। चाइना का कहना है इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस ग्रुप से इंस्टेबिलिटी और आर्म रेस और ज़्यादा बढ़ेगी इंडो पैसिफिक रीजन में। बट राइटर कहते हैं ये देखो चाइना का दोगलापन है। चाइना के पास खुद के पास इतनी बढ़िया बढ़िया सबमरीन्स हैं, नाम भी दिए हुए हैं, टाइप 093 सैंग क्लास न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, टाइप 094 न्यूक्लियर पावर्ड जिन क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो चाइना के पास जब ये सबमरीन्स हैं तो चाइना ऑस्ट्रेलिया को कैसे रोक सकता है। ऑस्ट्रेलिया का भी देखो पूरा पूरा अधिकार है सबमरीन्स रखने का। अगर बात करें इंडिया की, हमारे इंडिया के पास इतनी बढ़िया सबमरीन है क्या नहीं है। देखो हमारे पास SSBN INS अरिहंत है। SSBN मतलब सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर, कुछ इसी प्रकार का पूरा नाम है। पहले हमारे पास SSN यानी सबमर्सिबल शिप न्यूक्लियर INS चक्र हुआ करती थी, लेकिन ये हमने रशिया से लीज पर ली थी। अब हमने ये लुटा दिया है रशिया को। जितनी सबमरीन हमारे पास होनी चाहिए उससे बहुत कम है, इंक्लूडिंग स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। ये देखो मझगांव डोक शिप बिल्डर्स लिमिटेड पर बनाई गई हैं फ्रांस नेवल ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करके। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। ये INS अरिहंत भी हमने खुद से बनाई है। तो आने वाले समय में हम और ज़्यादा सबमरीन्स बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जितनी हमारे पास होनी चाहिए उतनी नहीं है। एक चीज़ फ्रांस जो है वो थोड़ा नाराज़ हो गया USA और ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से डीजल सबमरीन्स परचेज करने वाला था। बट राइटर कहते हैं देखो ऑस्ट्रेलिया हमेशा से यही एडवांस्ड सबमरीन परचेज करना चाहता था, लेकिन पहले USA देना नहीं चाहता था। अब USA दे रहा है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ जो डील है वो अधर में छोड़ दी है। तो टेक्निकली देखो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब मोरली आप कुछ भी भूलिए, सभी देश अपना अपना फ़ायदा ही सोचते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये कॉमन है, और आप यूँ नहीं कह सकते पहले हमारी मतलब ज़बान की कीमत, जैसे नॉर्मल भाषा में बोला जाता है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़बान की कोई कीमत नहीं होती, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो मैटर करते हैं। बट आज नहीं तो कल फ्रांस जो है वो भी सेम पेज पर होगा, क्योंकि फ्रांस की जो सोच है ना इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी को लेके, वो सोच USA, ऑस्ट्रेलिया, UK इन देशों की भी है। तो आज नहीं तो कल फ्रांस जो है वो सेम पेज पर होगा USA के साथ इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना के द्वारा रिकमेंडेशन एल्गोरिथम के रेगुलेशन से संबंधित है। देखो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक टाइप के प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, ये ना आपको रिकमेंडेशंस देते हैं। इवन फ्लिपकार्ट और अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म्स भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर यूट्यूब पर आपने
मान लीजिए ओनली चैनल की वीडियो देखी तो आपको रिकमेंडेशंस में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, विजन की वीडियो, वाजीराम की वीडियो, ऐसी वीडियोस आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, वो रिकमेंडेशंस देते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स को पता होता है कि इस पर्सन का बिहेवियर ये है, ये इस प्रकार की वीडियो देख रहा है, लोकेशन ये है, इंटरेस्ट ये है, तो उसके हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस आने लगती हैं। इससे इन कंपनीज को फ़ायदा होता है, कस्टमर जो है वो ज़्यादा समय तक इनकी वेबसाइट पर बिताता है। कस्टमर का नुकसान होता है वो बात अलग है, कस्टमर एडिक्टेड हो जाता है, लेकिन इन कंपनीज को फ़ायदा होता है। अब चाइना ने एक अच्छी पहल की है, चाइना ना ड्राफ्ट प्रोविजंस लेके आया है इन रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स को रेगुलेट करने के लिए। अभी तक देखो वो लागू तो नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनमें ये हैं, जैसे सबसे पहली यूजर्स के पास ना ऑटोनॉमी रहेगी। यूजर्स चाहे तो इस रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को स्विच ऑफ कर सकता है, मतलब आप चाहो तो YouTube जो आपको ये रिकमेंडेशंस दिखाता है ना, वो आप स्विच ऑफ कर दो कि भैया मुझे नहीं चाहिए आपकी रिकमेंडेशन, मैं जो देखना चाहता है मैं वही देखूंगा, आप मुझे कोई रिकमेंडेशन मत दिखाओ। तो ऐसा एक प्रोविजन है, चाइना ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं। दूसरा, यूजर चाहे तो पूरी तरह से स्विच ऑफ ना करे, यूजर टैग चूज कर ले, मतलब प्लेटफॉर्म वाले उनको टैग शो करें कि इस टैग की रिकमेंडेशंस आप देखना चाहते हो और कोई रिकमेंडेशन आप नहीं देखना चाहते हो। तीसरा, ये प्लेटफॉर्म्स इस प्रकार की रिकमेंडेशंस ना शो करें जिससे कस्टमर जो है एडिक्टेड हो जाएं, जिसकी हमने बात की है ना, अच्छी चीज़ है ना ये। तो चाइना ये रेगुलेशन लेके आया है, अभी सिर्फ ड्राफ्ट रिलीज किया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं की है। बट चाइना तो देखो एक कदम आगे भी चला गया है, क्योंकि चाइना तो आपको पता है ऑथोरिटेरियन रेजिम है। तो ये तो यूँ बोलते हैं कि हम आपका जो ये रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है ना, इसकी ऑडिटिंग कर सकते हैं, इसका सुपरविजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाइना की सरकार क्या करेगी, जब रिकमेंडेशन एल्गोरिथम की सुपरविजन करेगी ना, तो ऐसे कंटेंट को तो हटा देगी जो चाइना की सरकार के अगेंस्ट हो, मतलब शी चिनफिंग के अगेंस्ट कोई कंटेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी के कोई अगेंस्ट कोई कंटेंट है, वो तो कभी शेयर होगा ही नहीं, वो कभी रिकमेंडेशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसको रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को सुपरवाइज करने की, ऑडिटिंग करने की पावर इनके पास होगी। तो ये जो चाइना ने किया है ना, वैसे तो अच्छी चीज़ है, दुनिया भर के देश इसे देख रहे हैं कि हाँ हाई टाइम आ गया। ये जो प्लेटफॉर्म थे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, कस्टमर्स के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होते जा रहे थे, कस्टमर्स का बिहेवियर शेप करते जा रहे हैं ये प्लेटफॉर्म, तो इसलिए इन पर लगाम लगानी जरूरी थी। बट चाइना ने जो लगाम लगाई है ना, वो ठीक से नहीं लगाई, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखते हुए लगाई है। बट यूएसए, इंडिया जैसे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनको ये चीज़ चाइना से सीखनी चाहिए कि अब आपको भी रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को रेगुलेट करने की आवश्यकता आ गई है। हालांकि जो ये कंपनीज है ना, ये यूट्यूब जैसी, फेसबुक जैसी, ये मना करेंगे, ये बोलेंगे नहीं भैया हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। अमेजोन और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म है, ये भी बोलेंगे कि देखो इससे हमें नुकसान हो जाएगा। और बहुत सारे तो प्लेटफॉर्म्स का बिजनेस मॉडल ही ये है कि आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, न्यूज़ से संबंधित वहाँ पे आपको आइटम्स दिखने लगेंगे और उन आइटम्स को खरीदने के लिए आप वेबसाइट पे जाओगे तो इनका कमीशन बनेगा। मतलब रिकमेंडेशन एल्गोरिथम से ही पूरा बिजनेस मॉडल चल रहा है कई सारे प्लेटफॉर्म्स का, तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा अगर इस प्रकार से इन रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को रेगुलेट किया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में विभिन्न जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो कैसे इस चीज़ पर लगाम लगाते हैं, जो कि जरूरी है, लेकिन बिजनेस फर्म्स जो हैं उनको भी नुकसान पहुंचाए बिना, मतलब एक बैलेंस इस्टेब्लिश हो। थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचेगा तो पहुंचेगा, कस्टमर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो सुप्रीम है। इंडिया को देखो इस चीज़ में लीड लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे भी है, और जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी हम तवज्जो देते हैं। इसके साथ साथ कस्टमर्स के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने में इंडिया आगे है। हमारे देश में कानून भी है कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इंडिया को इस चीज़ में लीड लेनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को रेगुलेट करने से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया सेंसस से संबंधित, दूसरे नंबर पे ओकस से संबंधित, और तीसरे नंबर पे रिकमेंडेशन एल्गोरिथम को रेगुलेट करने से संबंधित। हमारी इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।